नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। यहाँ से आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में यहाँ से को बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नॉर्सेट, ESIC, RRB, CHO, DSSB, PGI, इन सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे किस तरह से होती है, हार्ट की जो वॉल होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, कितने वॉल होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम के बारे में, ऐसे नोट क्या होता है, पुरकंजे फाइबर क्या होता है, बंडल ऑफ हिंज क्या होता है। आज के इस वीडियो में अपन और बात करेंगे कि जो ECG के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो हार्ट के कौन से वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन होने से बनती हैं। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट की लोकेशन क्या रहती है, हार्ट किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, जिससे आपके नॉलेज के अंदर हार्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका नॉलेज है उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एटी वर्ल्ड अकेडमी के चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप गूगल प्ले स्टोर से एटी वर्ल्ड अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे सपोर्टिव नंबर 9341179680 से भी आप हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी क्यूरी होगी वो आपकी सॉल्व की दी जाएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कि हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पंप करता है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि हार्ट एक तरह से होता क्या है। मैं आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बताऊंगा जो जो आपको समझने में इजी रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं चार। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। जो एट्रियम है वो ऊपर होते हैं और वेंट्रिकल है वो नीचे होते हैं। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ये जो वेन आती है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना के सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये होती है एरोटा, जो कि मेजर ब्लड सप्लाई करती है बॉडी के ऑर्गन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आर्टरी का आपको पता होना चाहिए। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी होती है अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो स्ट्रक्चर दूर जाती है ब्लड को लेके वो होती है आर्टरी। आर्टरी के अंदर क्या होता है? आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एकमात्र आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अपन बात करते हैं मेजर। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे ये एरोटा है। एरोटा का एक ऑर्गन के अंदर, बॉडी के ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई लेके जाएगी। ब्लड सप्लाई ले जाने के बाद ये एरोटा है, ये एरोटा है ये जाती है यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जाएगी। इसको बोला जाता है इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन से जाती है, तो ऑर्गन से जाती है तो ऑर्गन यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ऑर्गन ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहाँ जाता है? इंफीरियर वेना के द्वारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पे 3 वॉल होते हैं। राइट एट्रियम के अंदर 3 वॉल होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? 3 कस्पिड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे लोकेटेड होता है? आपसे पूछा था ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपन आगे बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। यहाँ पे 2 कस्पिड होता है, 2 का बाई मतलब 2। तो ये यहाँ पे काम करता है। अब अपन बात वापस आते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई यहाँ पे ऑर्गन से जो इंफीरियर वेना एरोटा से ब्लड के अंदर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑर्गन के पास गया। ऑर्गन से इंफीरियर वेना के द्वारा वो बॉडी के राइट एट्रियम, हार्ट के राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम में आते आते वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। बॉडी यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एरोटा के द्वारा। एरोटा ऑर्गन को सप्लाई करते हुए इंफीरियर वेना के बाद वेन क्या होती है? वेन की बात करें अपन, वेन तो वेन यहाँ पे टुवार्ड्स द हार्ट ब्लड यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लड टुवार्ड द हार्ट। ऑर्गन से ब्लड को लेके हार्ट की तरफ आती है, तो ये वेन होती है। अब बात करें यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो आता है लंग्स के अंदर। ये इस समझाने के लिए मैं आपको लंग्स बना रहा हूँ यहाँ पे। ये आ गया लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी होती है वो 2 होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स के अंदर आ गया। अब लंग्स क्या करते हैं? उस ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। ब्लड प्यूरिफाइड बाय लंग्स, प्यूरिफाइड। अब यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, राइट वेंट्रिकल भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी 2 होती, पल्मोनरी आर्टरी दो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है वो आता है लंग्स के अंदर। लंग्स से प्यूरिफाइड होके कहाँ जाता है? लंग्स से प्यूरिफाइड होके जाता है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है तो O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्राइकस्पिड वॉल है, इससे ये जाता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि कौन सा जो चैम्बर है वो ऑक्सीजन ब्लड को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पंप करता है? तो यहाँ पे क्या आ गया? इसका राइट आंसर जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें अपन, सिस्टमिक सर्कुलेशन वो कहाँ से कहाँ होता है? बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ये हो गया यहाँ पे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसके अलावा अपन बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो रूट है वो कहाँ से होता है? राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। वॉल की बात करें तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 2 टाइप के वॉल होते हैं। एक होते हैं एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल, दूसरे होते हैं यहाँ पे सेमी लूनार वॉल। एट्रीवेंट्रिकुलर के अंदर 2 वॉल होते हैं, जिसको पहले को अपन बोलते हैं राइट ट्राइकस्पिड वॉल, जो होता है राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में।
दूसरे की बात करें, दूसरा होता है बाइकस्पिड जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसके अलावा अपन बात करें थर्ड की, जो जिनको अपन बोलेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो यहाँ पे ये वॉल है, इसको अपन पल्मोनरी वॉल बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल। 3 नंबर के यहाँ पे बात करें अपन तो यहाँ पे बोल सकते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी वॉल। फोर्थ अगर अपन वॉल की बात करें, फोर्थ वॉल यहाँ पे एरोटा के अंदर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल, एरोटिक वॉल। तो ये आपको समझाने के लिए थी हार्ट की स्ट्रक्चर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअल जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग होती है, उसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल नहीं जाएगा, लेफ्ट एट्रियम भी यहाँ पे नहीं जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पंप कौन करता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें अपन हार्ट की, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हार्ट की इस तरह से होती है। यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा, ये क्या है, ये सुपीरियर वेना केवा जो ब्रेन से रिटर्न ब्लड आता है उसको हार्ट के अंदर लेके आती है। यहाँ पे ये हो गया पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी सेमिनल वॉल, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट एट्रियम हो गया, एट्रीवेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे 3 कस्पिड है इसलिए ट्राइकस्पिड। राइट वेंट्रिकल ये होगा, राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा अपन बात करें एरोटिक सेमिनल वॉल, तो ये एरोटा के अंदर ये हो गया यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल, तो यहाँ पे दो कस्पिड है तो ये होगा बाइकस्पिड। लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कौन लेके आता है, बाइकस्पिड वॉल के द्वारा आता है। ये सेप्टम हो गया जो दोनों के बीच में होता है। तो इस तरह से एक्चुअल ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी, ये यहाँ पे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, असेंडिंग पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसको सप्लाई करती हैं। जो एरोटा है ये डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ जो ऑर्गन होते हैं उनको ये सप्लाई करती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है। इंफीरियर वेना के बाद जो पूरे ऑर्गन से ब्लड को लेके राइट एट्रियम में डालती, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है लास्ट में जाते जाते। तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर थी हार्ट की। इसके अलावा अगर हार्ट की लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे हार्ट की, तो हार्ट इस तरह से यहाँ पे थोरेसिक कैविटी के अंदर इस तरह से लोकेटेड होता है, T5 से लेकर T8 तक। थोरेसिक T5 से T5 से लेकर T8 तक लोकेटेड होता है हार्ट। यह मीडियस्टेनम है, ये आर्च ऑफ एरोटा है। यहाँ पे ये लेफ्ट लंग आ गया, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं। हार्ट भी क्या लेफ्ट साइड होता है तो वो थोड़ा कंप्रेस हो जाए, इसलिए जो लेफ्ट लंग है उसके वो थोड़ा छोटा हो, उसके अंदर 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे। राइट हार्ट है उसके अंदर आपको 3 लोब देखने, 1 2 और 3 आपको लोब देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे डायफ्राम आ गया, और यहाँ पे ये क्या है, ये रिब्स है। जो रिब्स है 12 पेयर होती हैं बॉडी के अंदर, वो हार्ट है वो इस तरह से दोनों लंग्स के बीच में, मीडियस्टर्नम कैविटी के बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर क्या होता है। पेस मेकर एक तरह से क्या होता है, पेस मेकर करंट जनरेट करता है, मतलब इम्पल्स जनरेशन करता है, कंडक्शन जनरेशन करता है, जिससे हार्ट धड़कता है। तो यहाँ पे अपन बात करें एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, तो एट्रीवेंट्रिकुलर नोड को अपन पेस मेकर नहीं बोलते हैं, तो ये आंसर है वो एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन डी की बात करें पुरकेंजी फाइबर, पुरकेंजी फाइबर यहाँ पे हार्ट जो इम्पल्स होते हैं कंडक्शन सिस्टम को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, लेकिन ये जनरेट नहीं करता है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। बंडल ऑफ हिंज भी कंडक्शन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये पेस मेकर ऑफ हार्ट नहीं होता है, मतलब इम्पल्स को ये खुद जनरेट नहीं करता है, जनरेट किए हुए इम्पल्स को ये आगे बढ़ाता है। तो बंडल ऑफ हिंज भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी बचा है साइनोएट्रियल ऐसे नोड। यस, साइनोएट्रियल ऐसे नोड होता है जो राइट एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम के अंदर लोकेटेड होता है। इसके बाद तो इसी को बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। किसको बोलते हैं, साइनोएट्रियल ऐसे नोड को, साइनोएट्रियल नोड को, या फिर शॉर्ट में ऐसे नोड। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए। अपन हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड, तो ये राइट एट्रियम के अंदर राइट एट्रियम के पास में लोकेटेड होता है। यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड भी, तो ऐसे नोड से एवी नोड आएगा कंडक्शन,
जो इम्पल्सेज हैं एवी नोड के आएगा। यहाँ पे पूरा एक सिस्टम यहाँ पे लोकेटेड होता है। इसके बाद ये क्या आता है, ये आता है बंडल ऑफ हिंज के पास। बंडल ऑफ हिंज के यहाँ पे ब्रांच होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच, यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो गई ऐसे नोड, दूसरी हो गई एवी नोड, तीसरी यहाँ पे हो गई बंडल ऑफ हिंज, तो फोर्थ स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर होते हैं जो ये पुरकिंजे फाइबर चार स्ट्रक्चर है यहाँ पे इम्पल्स को आगे बढ़ाने में काम। सबसे पहले जनरेट करता है इम्पल्स को, जनरेट करता है ऐसे नोड के बाद एवी नोड के पास आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज के पास आता है, और यहाँ पे बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर के पास करंट यहाँ पे आता है, जिससे हार्ट अपना पंप करता रहता है। इस वजह से यहाँ पे और भी क्लियरली आप समझ सकते हैं, ये ऐसे नोड हो गए, ये एवी नोड हो गए, ये बंडल ऑफ हिंज हो गए, बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर, इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से काम करते हैं जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है। ये ऐसे नोड है, ये लगभग 80 से 100 इम्पल्स जनरेट करता है। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाता है, इसलिए हार्ट की नॉर्मल हार्ट रेट यहाँ पे 80 से 100 बीट पर मिनट यहाँ पे मानते हैं। ये यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर डिवीजन हो गया, ये लेफ्ट पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। इस तरह से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है वो काम करता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप CHO किसी भी स्टेट CHO या NHM की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 20 यहाँ पे मॉडल पेपर दिए गए हैं जिसके अंदर 2000 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा BTSC की तैयारी करें बिहार स्टाफ नर्स की, तो वहाँ पे टारगेट बैच एडी वर्ल्ड अकेडमी की ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ट्रेंडिंग कोर्स यहाँ पे नर्सिंग बुलेट्स जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे लगभग 300 पेजेस के आसपास पेजेस रहने वाले हैं। अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 99 चल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सैक कॉल्ड, जी हार्ट है एक इनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव सैक के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले अपन बात करें पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम नहीं होती, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी की होती है, उसके वो बोलते हैं पेरिटोनियम। मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होती है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, तो मायोकार्डियम भी नहीं होती। तो ऑप्शन ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। ऑप्शन डी की बात करें एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, तो ये भी इसको हार्ट को वो प्रोटेक्टिव नहीं, इनक्लोज करके नहीं रखती है। यहाँ पे ऑप्शन सी बचा है पेरिकार्डियम, यस पेरिकार्डियम, या फिर इसको बोलते हैं अपन एपिकार्डियम जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे, कौन कौन सी लेयर होती है, कैसे इसको प्रोटेक्टिव करके रखती है हार्ट को। यहाँ पे बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे हार्ट की नॉर्मल लेयर की, एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम ये मिडिल लेयर होती है, एपिकार्डियम, तो एपिकार्डियम यहाँ पे बाहर की लेयर होती है एपिकार्डियम। अब एपिकार्डियम वो दो टाइप की होती है। एपिकार्डियम में तो एक एपिकार्डियम को अपन पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम वो दो टाइप की होती है, एक होती है यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो इस फाइब्रस मतलब हार्ड होती है, फाइब्रस का मतलब होता है हार्ड, और दूसरी होती है यहाँ पे पैराइटल लेयर और सीरस पेरिकार्डियम में इसको अपन बोल सकते हैं स्मूथ। इस तरह से यहाँ पे दो लेयर होती है। सब अपन और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये हो गया एरोटा, ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ये आ गया यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, ये यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम बाहर की लेयर होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम के दो टाइप होते हैं, एक होता है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, पेराइटल लेयर आउटर होती है, आउटर, और जो विसरल लेयर ऑफ
सीरस पेरिकार्डियम होती है, इनर होती है, इनर लेयर होती है। जो विसरल और पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम लेयर होती है, उनके बीच में ये इसके स्पेस को अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी, यहाँ पे जो फ्लूइड बना होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो यहाँ 10 से 20 ml के आसपास नॉर्मल अमाउंट यहाँ पे पाया जाता है, जो हार्ट को जब पंप करता है तो फ्रिक्शन को रोकता है, उसको डैमेज होने से रोकता है। तो अगर ये यहाँ पे ज़्यादा बन जाता है तो इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। हेल्थी पेरिकार्डियम इस तरह की होती है, लेकिन अगर एक्सेसिव फ्लूइड है तो यहाँ पे फ्लूइड एक्सेस हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पे पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। इस तरह से आपको अच्छे से समझना है, समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा बात करें तो एंडोकार्डियम इनर लेयर होगी, मायोकार्डियम यहाँ पे मिडिल लेयर जो हार्ट की एक्चुअल मसल होती है। एपिकार्डियम की बात करें तो एपिकार्डियम के ऊपर एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दो लेयर होती हैं। एक होती है पैराइटल, एक होती है विसरल। आपको कैसे याद रखें, मतलब ये अंदर की तरफ दस रहा है तो विसरल है, वो इनर लेयर होती है। विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इनर लेयर होती है, यहाँ पे देखो ये इनर लेयर है। और जो पैराइटल है, पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, तो ये आउटर है। जो विसरल और जो पैराइटल है, विसरल ही वो पैराइटल, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है, जो कैविटी, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड एक्सेसिव हो जाता है अमाउंट के अंदर तो उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते अपन। विच हार्ट वॉल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम। कि हार्ट का कौन सा वॉल है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करता है, कहाँ से कहाँ, राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम। कि हार्ट का कौन सा वॉल है जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम के अंदर। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, देखो इस हार्ट की स्ट्रक्चर की अगर अपन वापस बात करें जो मैंने आपको समझाई थी। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो इन वॉल की क्या खासियत होती है कि अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया तो वो वापस से राइट एट्रियम के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल की बात करें तो अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस वो बैक फ्लो को रोकता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं जाने देता। तो यहाँ पूछा गया है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो कौन रोकता है। तो यहाँ पे आ गया आंसर राइट ट्राइकस्पिड वॉल। तो यहाँ पे चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू राइट एट्रियम। तो मीटर वॉल रोकता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो ये आंसर नहीं बनेगा। पल्मोनरी वॉल है, तो पल्मोनरी वॉल तो एरोटा के अंदर, पल्मोनरी वॉल है वो राइट एट्रियम के अंदर फ्लो रोकेगा। लेकिन यहाँ पे एरोटिक वॉल है, एरोटा के अंदर वॉल को जाने देता है, एरोटा से वापस वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पे तो ए सी और डी तीन ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन ए बचा है ट्राइकस्पिड वॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल। कैसे होगा ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये ट्राइकस्पिड वॉल है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे तीन कस्पिड है इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है। पूछा था कि राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो को कौन रोकता है, तो यहाँ पे आ गया ट्राइकस्पिड वॉल। अगर पूछे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन रोकता है, तो ये आएगा यहाँ पे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज टू। कोरोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन डी की बात करें रेगुलेट ब्लड प्रेशर, तो कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे रेगुलेट ब्लड प्रेशर का मेन फंक्शन वहाँ पे नहीं होता है। पंप ब्लड इनटू एरोटा,
पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी का काम ब्लड पंप एरोटा के अंदर करना नहीं होता है। ऑप्शन बी की बात, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो कोरोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाते लंग्स के अंदर, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। यस, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन करती है? हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल। हार्ट मसल जो हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट को हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, O2 ब्लड होता है, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के। कौन सी को? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। ये आपको जो अपवाद है वो आपको हमेशा याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो एरोटा, ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी। तो इस तरह से जो आर्टरीज हैं वो सप्लाई करती हैं हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो QRS कॉम्प्लेक्स इन एन ECG रिप्रेजेंटेशन। QR कॉम्प्लेक्स है वो ECG के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन डी की बात करें, एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो QR कॉम्प्लेक्स है वो एट्रियल रिपोलराइजेशन की वजह से, रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं तो QR कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है तो यहाँ पे QR कॉम्प्लेक्स नहीं है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ P वेव बनती है, P वेव जनरेट होती है। ऑप्शन बी है यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यस, वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होते हैं तो बनती है यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स। इसी चीज अगर QR कॉम्प्लेक्स यहाँ से बनता है। और डिटेल से बात करें अगर अपन, तो पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमें ज़रूर, एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन ECG के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि P वेव है वो, ये नॉर्मल ECG होती है, PQR S और ये T, ये नॉर्मल ECG होती है। यहाँ पे Q यहाँ पे आता है और R यहाँ पे आता है और S ये होता है, T ये हो गया। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं P वेव बन रही है सबसे पहले। तो P वेव मैंने बताया था कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन रेस्पॉन्स टू ऐसे नोड ट्रिगरिंग। जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं एट्रिया से तो P वेव बनती है। ठीक है, P वेव बन गई। अब यहाँ पे QR कॉम्प्लेक्स की बात करें यहाँ पे, तो QR कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ट्रिगर मैन पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ तो P वेव बन गई। जब वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा करंट तो वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन होगी तो यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं ST सेगमेंट की। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट, कि वेंट्रिकल जब रिपोलराइजेशन में वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट आएगा। इसके बाद T वेव के होते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल्स, तो यहाँ पे जो T वेव यहाँ पे T वेव बनेगी। यहाँ पे थोड़ा जो वेंट्रिकल्स थे वो रिपोलराइजेशन मतलब स्टार्ट होता है, उनका रिलैक्स होना स्टार्ट होता है। जब पूरे रिलैक्स हो जाते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन तो यहाँ पे T वेव जनरेट होती है। इस तरह से QR कॉम्प्लेक्स ECG के अंदर काम करता है। PR इंटरवल यहाँ पे डिले ऑफ AV नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, कि जो AV नोड है वो वेंट्रिकल को फिल करता है तब तक के लिए यहाँ पे PR इंटरवल बनता है। यहाँ पे जो एट्रिया है, AV नोड है, वो वेंट्रिकल को फिल कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे P वेव एट्रियल रिपोलराइजेशन को दर्शा रही है। QR कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो T वेव है T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जब एंट्रिकुलर वॉल क्लोज होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कौन से होते थे, एक ट्राइकस्पिड और मैंने एक बताया आपको बाइकस्पिड। दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं, दो होते हैं सेमिनुलर वॉल जो होते हैं, जो मैंने बताया एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड एवी नोड, एवी एवी वॉल क्लोज होने से यहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड जनरेट नहीं होता, थर्ड हार्ट साउंड भी जनरेट नहीं होती, सेकंड हार्ट साउंड भी यहाँ पे S2 भी जनरेट नहीं होती है। यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड है वो एवी वेंट्रिकुलर वॉल जब क्लोज होते हैं तो यहाँ पे आवाज़ आती है जिसको अपन लब और डब बोलते हैं। अगर आगे देखें अपन अच्छे से तो S1 साउंड है यहाँ पे। S1 साउंड कब जनरेट होती है, S1 लब क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। एवी वॉल जब क्लोज होते हैं तो यहाँ पे S1 जिसको लब साउंड बोलते हैं वो जनरेट होती है। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना जब शुरू होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होते हैं, सिस्टोल को अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल को क्या बोल सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब यहाँ होता है लाउड एज एट द एपेक्स एंड लोअर लेफ्ट स्टर्ना बॉर्डर longer than S2 कैरोटिड पल्स। S2 की बात करें यहाँ पे, S2 की, S2 जिसको S2 साउंड जिसको डब साउंड बोला जाता है, क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल। जब सेमिनुलर वॉल क्लोज होते हैं, जो मैंने बताया था, एक एरोटिक वॉल होगा और दूसरा होगा पल्मोनरी वॉल। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, सिस्टोल के एंड होता है तो वहाँ पे जब वेंट्रिकल्स फुल भर जाते हैं तो यहाँ पे S2 साउंड सुना, लाउडेस्ट एट द बेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के बेस पे ये ज़्यादा सुनाई देती है। और जो S1 है वो अपेक्स पे ज़्यादा लाउड से सुनाई देती है। तो इस तरह से ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, ये मिट्रल वॉल हो गया। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे एरोटिक वॉल था, ये यहाँ पे पल्मोनरी वॉल था, यहाँ पे एरोटिक वॉल था। तो एरोटिक जो सेमिनुलर वॉल दोनों को अपन बोलते हैं, तो इनकी वजह से S2 साउंड जो क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल होते हैं तो S2 साउंड डब सुनाई देती है। यहाँ पे देखो एरोटिक और ये पल्मोनरी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से साउंड कब जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कार्डिक आउटपुट ए हेल्थी एडल्ट। हेल्थी एडल्ट के अंदर कार्डिक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है। अगर कार्डिक आउटपुट की अपन बात करें तो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml माना जाता है और हार्ट रेट नॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 72 बीट पर मिनट मानते हैं। अगर अपन इनको गुणा करते हैं तो लगभग 5900 के आसपास आएगा, तो लगभग 6 लीटर। अगर 72 को अपन 7 से गुणा करें तो 5040 ml, तो लगभग 5 लीटर 5 लीटर पर मिनट यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन कौन सा है, 1 से 2 लीटर पर मिनट गलत हो गया, 3 से 4 ये भी गलत हो गया, 8 से 10 ये ज़्यादा हो गया। तो नॉर्मल हार्ट जो कार्डिक आउटपुट कितना आएगा, 4 से 8 ml, 4 से 8 लीटर पर मिनट। चार से 8 पर मिनट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द PR इंटरवल इन एन ECG। ECG के अंदर नॉर्मल PR इंटरवल कितना होता है। तो PR इंटरवल नॉर्मल होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड नॉर्मल होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कौन से आंसर के अंदर है, डी के अंदर नहीं है, सी भी यहाँ पे रॉन्ग जाएगा, ए वाला भी यहाँ पे रॉन्ग जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी, PR इंटरवल। PR इंटरवल मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे बात करते हैं PR इंटरवल के बारे में। ये पी वेव जो एट्रियल, ये पी वेव है जो किससे बन रही थी, एट्रियल रीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे बन रही थी। तो ये जो इंटरवल है पी वेव बनने से लेके क्यू वेव जनरेट होती है, इसको बोला जाता है PR इंटरवल, जो कि मैंने बताया 0.12 से 0.20 सेकेंड। जो PR सेगमेंट, ये पी वेव ड्यूरेशन होगी, ये PR सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एट्रिया सिस्टोल होता है, तब थोड़ा एंड ऑफ एट्रियल
जो वेंट्रिकल सिस्टोल होने के लिए तैयार होता है तो उसको PR सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट सीधी रेखा होती है। सेगमेंट का मतलब होता है एक तरह से सीधी रेखा। और जो इंटरवेल होता है वो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह आपको देखने को मिलेगी। तो QR कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन लेस देन 0.12 सेकेंड यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे यहाँ पे T वेव बन गई, U वेव है ये अब नॉर्मल होती है। तो ये ST सेगमेंट क्या होंगे? यहाँ पे S और ये T वेव शुरू होती है वहाँ से लेके S वेव एंड होती है, उसको बोला जाता है ST सेगमेंट। ये जो पॉइंट इसको बोलते हैं J60 पॉइंट। ये मेजरमेंट ऑफ ST सेगमेंट डिप्रेशन इन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग, और ये है इसको बोलते हैं J पॉइंट। दूसरी की ECG की बात करें तो ये यहाँ पे V वेव है, ये हाइपोकैलिमिया के अंदर बन सकती है। हाइपोकैलिमिया, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह के अंदर ये देखने को मिल सकती है। तो वापस से एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हुआ, फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगा, तो यहाँ पे वेव बनती रहेगी। तो ये PR के बीच में, तो ये RR इंटरवल हो गया, डिस्टेंस बिटवीन R वेव्स। RR वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? RR इंटरवल। सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो सेगमेंट कौन कौन से हैं। एक तो PR सेगमेंट हो गया, एक ST सेगमेंट यहाँ पे हो गया। इंटरवल यहाँ पे T और P इंटरवल यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये वाला P इंटरवल हो गया, ये PR इंटरवल यहाँ पे हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ECG के अपने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द फ्रैंक स्टार्लिंग लो स्टेट दैट, तो फ्रैंक स्टार्लिंग लो है वो क्या कहता है? ऑप्शन डी यहाँ पे द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल देन राइट वेंट्रिकल, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थोड़ी थिकर पतली होती है राइट वेंट्रिकल के मुकाबले। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ये खतरनी इसका नहीं है। ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय बैरोरिसेप्टर, तो फ्रैंक स्टार्टिंग लोग के अंदर ये नहीं आता है। ऑप्शन बी है यहाँ पे द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय द वेगस नर्व, हार्ट रेट है वो वेगस नर्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो स्टार्टिंग लो, जो फ्रैंक स्टार्टिंग लो है वो ये नहीं होता है। ऑप्शन ए है द ग्रेटर द वेनस रिटर्न द ग्रेटर द कार्डियक आउटपुट। यस, यहाँ पे कि अगर ग्रेटर वेनस रिटर्न आएगा तो ग्रेटर कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जो स्टार्टिंग लो है उसके अंदर ये लाइन बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, कि कौन सी जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर आर्टरी और वेन दोनों आती हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सी जो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से लेके हार्ट के पास में लेके आती हैं। तो सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। इन्फीरियर वेना केवा बॉडी ऑर्गन से हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके डालती है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया था। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी भी यहाँ पे लंग्स से नहीं निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलती है और लंग्स के अंदर जाती है। वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन होके वहाँ पे लंग्स से ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है बाइकस्पिड वॉल के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद वो ब्लड जब ऑर्गन टिश्यूज के द्वारा यूज कर लिया जाता है ऑक्सीजन, तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है एंड में, उसको इंफीरियर वेना केवा है वो राइट एट्रियम के अंदर लाके पुट कर देती है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स के अंदर प्यूरिफाई के लिए जाता है। पल्मोनरी लंग प्यूरिफाई होने के बाद, लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद वो प्रिलिमिनरी वेन के द्वारा लंग्स जो हार्ट है उसके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? बी भी एलिमिनेट और राइट आंसर आएगा प्रिलिमिनरी वेन, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बार बताया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर दोबारा से अपन बात करें उसकी,
अगर अपन बात करें दोबारा से, ये देखो ऑक्सीजन ब्लड कौन लेके आ रही है, यहाँ से देखो ये पल्मोनरी वेन निकली थी, इनको क्या बोला था अपन ने, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो लंग्स से कहाँ लेके आ रही है, हार्ट के अंदर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आ रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सब चीज़ों का, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट। एडल्ट की रेस्टिंग के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी की बात करें 120 140 बीट पर मिनट, तो इतनी नॉर्मल नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें 100 से लेके 120 पर मिनट, तो बीट पर मिनट, तो ये भी नहीं होती। 40 से 60 बीट पर मिनट, तो ये ब्रेडिकार्डिया हो गया। ऑप्शन बी राइट जाएगा, 60 से लेके 100। अगर लेस देन 60 रहती है, लेस देन 60 हार्ट रेट रहती है, उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कंडीशन उसको बोलते हैं। अगर हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, विच फेज ऑफ कार्डिक सिस्टोल correspond टू वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। कि कार्डियक जो कार्डिक साइकिल के अंदर कौन सी स्टेज है वो वेंट्रिकुलर को रिलैक्स मतलब वेंट्रिकल कौन सी स्टेज के अंदर रिलैक्स होते हैं, तो रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, तो ये वेंट्रिकल के रिगार्डिंग नहीं होते हैं। सिस्टोल है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे आएगा राइट आंसर डायस्टोल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वेंट्रिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, द स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर इन द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है, उसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ना कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेन, वेन के अंदर जो ब्लड होता है उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, तो इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर मिनट, कि जो वॉल्यूम पर मिनट पंप किया जाता है उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर बीट, यस, कि हार्ट का ब्लड का वो वॉल्यूम जो हार्ट पर बीट पंप करता है, एक बार धड़कता है तो कितना ml है वो हार्ट है वो पंप, जो ब्लड है उसको पंप करता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर बीट, यस। इसके बारे में और अपन बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल विथ ईच हार्ट बीट। लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा के अंदर पंप करता है, एक बीट के अंदर कितना ml, उसको बोल देंगे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यू की बात करें यहाँ पे 60 से 70 ml पर बीट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स की बात करें, SVI स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स टू बॉडी सरफेस एरिया, नॉर्मल वैल्यू होती है 25 से लेकर 45 ml पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट साउंड की बात करें, कार्डिक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो ईच वेंट्रिकल से एक मिनट के अंदर कितना पंप होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट ml पर मिनट के अंदर ही मापा जाता है। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम किसके अंदर होता है, ml पर बीट, और हार्ट रेट बीट पर मिनट। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके बताया, लग स्ट्रोक कार्डिक आउटपुट लगभग 5 से 6 लीटर पर मिनट पर ml पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। जैसे 6000 ml से 5000 ml से 6000 ml पर मिनट आपको कार्डिक आउटपुट नॉर्मल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट फॉलो विच सीक्वेंस। जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है वो कैसे फॉलो करता है, कौन सा रूट फॉलो करता है,
ऑप्शन डी की बात करें, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंच। पुरकिंजे फाइबर सबसे पहले नहीं आएगा, पुरकिंजे फाइबर सबसे पहले नहीं आएगा। ऑप्शन ए की बात, ऑप्शन सी की बात करें, ऐसे नोड, बंडल ऑफ हिंज, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे फाइबर लास्ट में आता है, ये तो सही है, लेकिन ऐसे नोड है, बंडल ऑफ हिंज, तो बंडल ऑफ हिंज सेकंड नंबर पे नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे नोड फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन बंडल ऑफ हिंज सेकंड नंबर पे नहीं आता है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, एवी नोड, ऐसे नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ इंच, तो ये भी नहीं है, पुरकिंजे फाइबर सबसे लास्ट में आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बचा है बी, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इंच, पुरकिंजे फाइबर। यस, ऐसे नोड से जो करंट है वो इम्पल्स जनरेट होते हैं, फिर एवी नोड के पास आते हैं, फिर बंडल ऑफ हिंज के पास आते हैं, फिर पुरकिंजे फाइबर के पास आते हैं। ये इनका क्रम है, इससे ये क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको पीछे क्लास के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ पे बात करें, देखो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिंज, यहाँ पे बंडल ऑफ हिंज 3 नंबर का आएगा, फिर फोर्थ स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ पे, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर सबसे कम कंडक्शन जनरेट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्राइमरी रूप से कौन सा आयन है वो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो सोडियम कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। पोटेशियम में ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मैग्नीशियम भी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन सी है कौन, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की कमी से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं, कार्डिक मसल के अंदर। बॉडी के अंदर दो साइन, हाइपोकैल्शियम के दो साइन देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट साइन, और यहाँ पे एक साइन और है, वो दो साइन यहाँ पे हाइपोकैल्शियम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम में वो कॉन्ट्रैक्शन, टिटेनी जिसको अपन बोलते हैं, मसल स्पाज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्लो द हार्ट रेट। कि कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो हार्ट रेट को स्लो कर देता है। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम ये नहीं होता, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये भी नहीं होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। जो सिंपैथिक नर्वस, ऑल बॉडी फंक्शन, ऑल बॉडी फंक्शन इंक्रीज एक्सेप्ट जीआईटी। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, बॉडी के ऑल फंक्शन को इंक्रीज करता है, और किसको छोड़ के, जीआईटी को। जीआईटी के हैं वो जो जीआईटी के फंक्शन उनको वो थोड़ा स्लो करता है। यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, ये बॉडी के सारे फंक्शन को डिक्रीज करता है, और हार्ट रेट को ये जीआईटी के सिस्टम को ये बढ़ाता है। जीआईटी सिक्रेशन है तो उनको ये बढ़ाता है, और बाकी सभी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उनको डिक्रीज करता है, और जीआईटी के सिक्रेशन या जीआईटी के फंक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नर्वस सिस्टम वो हार्ट रेट को स्लो करता है, तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा इसके अंदर। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सभी चीज़ों को स्लो कर देता है, एक को छोड़ के, किसको, जीआईटी के फंक्शन है उनको इंक्रीज करता है, बाकी सबको ये डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द एवी नोड। एवी नोड की स्पीड, एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की स्पीड होती है, उसको अपन बोलते हैं आफ्टर लोड। तो ये ऐसा नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट, हार्ट की पर मिनट से जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड पंप किया जाता है, उसको आफ्टर लोड बोला जाता है, ये भी यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। की जो वेंट्रिकल का जो डायस्टोल की एंड स्टेज होती है, उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो यहाँ पे ये भी नहीं होता है।
आफ्टर लोड होता क्या एक्चुअल में, द रेसिस्टेंस द वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड, कि ब्लड को रेसिस्ट करता है जब वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे आफ्टर लोड। और अगर थोड़ा डिटेल से अपन देखें तो प्री लोड क्या होता है, प्री लोड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जो वॉल्यूम होता है वेंट्रिकल्स के अंदर एंड ऑफ डायस्टोल की स्टेज के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन प्री लोड। आफ्टर लोड की बात करें तो रेसिस्टेंट लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट ओवरकम टू सर्कुलेट ब्लड, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं आफ्टर लोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।